इतिहास के कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां पर जीतने वाले पक्ष से ज्यादा हारने वाले पक्ष की चर्चा होती है। ऐसा ही एक युद्ध 1182 ईस्वी का, जिसको महोबा का युद्ध कहा गया, बहुत ही भयंकर युद्ध था, इसीलिए तुमुल युद्ध कहा गया। जब अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल को पराजित कर दिया। लेकिन इस युद्ध में ना तो पृथ्वीराज चौहान की चर्चा है, ना परमार्दी देव चंदेल की चर्चा होती है, बल्कि इस युद्ध में चर्चा होती है परमार्दी देव चंदेल के दो सेना नायकों आला और उदल की, जिन्होंने अपने देश, अपनी माटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और उनकी प्रेरणा स्रोत थी उनकी माताजी, जिन्होंने ये कहा कि हे पुत्रों, आज तुम्हारे देश पर, तुम्हारे राज्य पर संकट आया हुआ है, जाओ अपने देश की रक्षा के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो अपने प्राणों का भी बलिदान कर दो। और जब इस प्रकार की कहानियां और किस्से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण की कुछ रचनाएं ध्यान आ जाती है। सूर्यमल मिश्रण, जिनके द्वारा काफी रचनाएं लिखी गई हैं, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयूख, बलवंत विलास, सती रासो, राम रंजाट, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि इला न देनी आपनी हलरियो हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। मतलब एक माता जो अपने बच्चे को पालने में झुला रही है और ये कह रही है कि हे बेटा, अपनी इला, अपनी धरती कभी मत देना, भले इसके लिए प्राण भी देने पड़े तो प्राण भी दे देना। और बालक ये कहता है अपनी माता को कि माता बालक क्यों कवे, माता बालक क्यों कवे, रोई न मांग्यो ग्रास, जो खग मारूं शाह सिर तो कहियो शाबाश। कि हे माता, मेरे को बालक क्यों कहते हो आप, मैंने रोकर तो कभी ग्रास मांगा ही नहीं, अगर बादशाह के सिर पर खड़ग ना मारूं, जो खग मारूं शाह सिर तो मेरे को शाबाशी देना। इस वीडियो में हम बात करेंगे आला और उदल की महोबा के इस युद्ध के बारे में। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। विषय की शुरुआत करेंगे आज से लगभग 800 साल पहले, सन 1177 ईस्वी में, जब अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के संबंध में एक सोर्स है पृथ्वीराज रासो, जो आगे चलकर चौहान शासक बनेंगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। उनके मित्र थे चंद बरदाई, उनके द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो में यह बताया गया है कि सोमेश्वर चौहान की हत्या गुजरात के चालुक्य वंशीय भीम सेकंड के द्वारा की गई। अब गुजरात के जो शासक थे चालुक्य वंशीय भीम सेकंड, जिनका शासनकाल 1178 ईस्वी से शुरू होता है, तो इसका मतलब अगर भीम सेकंड ने सोमेश्वर चौहान की हत्या की तो शासक बनने से पहले ही की होगी 1177 ईस्वी में, और एक साल बाद वो शासक बन गए होंगे। खैर, सन 1177 में जब सोमेश्वर चौहान की हत्या हुई तो उस समय उनके सबसे बड़े पुत्र, जिनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी, वो अगले शासक बने, जिनको इतिहास में हम पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वीराज अजमेर के शासक तो बन गए, लेकिन समस्याएं थी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। घर के अंदर, जहां पर उनके चाचा नागार्जुन और अपर गांगे षड्यंत्र कर रहे थे कि हमारे रहते इस बालक को कैसे अजमेर का शासक बना दिया। और घर के बाहर, जहां गुजरात के चालुक्य शासकों से दिक्कत थी, महोबा के चंदेलों से दिक्कत थी, कन्नौज के जयचंद गहड़वाल से दिक्कत थी, इसके अलावा हिसार, गुड़गांव, मथुरा, अलवर, भरतपुर, इस क्षेत्र में भंडाणकों से दिक्कत थी। तो पृथ्वीराज चौहान के लिए काम आसान नहीं था। तो 11 वर्ष का एक बालक शासन करने के योग्य हो जाए, तो इसीलिए उनकी माता कर्पूरी देवी ने कुछ समय के लिए अजमेर देश का राज्य संचालन किया और कुछ मंत्रियों को, सेनाध्यक्षों को उन्होंने अपॉइंट किया जो काम में उनकी सहायता करें। कदम्बवास या कैमास, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया राज्य का। भुवनमल, जिनको सेनाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा स्कंद, वामन और सोड, ये कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। इनके सहयोग से पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी ने उनकी संरक्षिका के तौर पर लगभग 1 वर्ष तक राज्य का शासन संचालन किया। और 1 वर्ष बाद 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने राज्य की बागडोर अब स्वयं अपने हाथों में ले ली। अब इतना अनुभव उन्होंने ले लिया। अब दिक्कतें थी, एक तो गुजरात के चालुक्य भीम सेकंड के साथ में, जिनके द्वारा उनके पिता सोमेश्वर चौहान की 1177 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा अब अगर वो राज्य विस्तार करेंगे तो उनकी सीमाएं जब विस्तारित होंगी तो कन्नौज से भी दिक्कत होगी और महोबा से भी दिक्कत होगी। हमको यहां पर बात करनी है पृथ्वीराज चौहान
और महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल के मध्य 1182 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, जिसको महोबा का युद्ध कहा गया या भयंकर युद्ध था, तो भयंकर का मतलब तुमुल युद्ध कहा गया था, उस युद्ध के बारे में तो मैं आपको लेकर चलता हूं बुंदेलखंड के क्षेत्र की ओर, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है संयुक्त रूप से। जेजाक मुक्ति का जो क्षेत्र, जिसकी राजधानी महोबा हुआ करती थी, चंदेलों का राज था, यहां के शासक थे परमार्दी देव चंदेल 1165 से, और लगभग 1202-1203 ईस्वी तक वो यहां के शासक रहे। हालांकि कुछ सोर्सेज ये कहते हैं, जैसे परमाल रासो, ये जो परमार्दी देव चंदेल हैं, इन्हीं को ही परमाल कहा गया, इन्हीं को ही परिमल कहा गया, इन्हीं को परमार कहा गया। तो ये अलग अलग नाम भी मिले तो इसका मतलब समझ जाना कि परमार्दी देव चंदेल ही हैं। परमाल रासों में यह कहा गया है कि 1182 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान ने यहां पर अटैक किया और यहां पर अपना अधिकार कर लिया था और परमार्दी देव चंदेल को बंदी बनाकर दिल्ली की ओर ले जा रहे थे, तो इन्हीं के एक पुत्र थे इंदल कुमार, जिनके द्वारा रास्ते में अटैक करके परमार्दी देव चंदेल को छुड़ा लिया गया था। परमार्दी देव चंदेल स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा वो बताता है सोर्स। लेकिन हम ये देखते हैं कुछ सोर्स ऐसे हैं जहां से हमको जानकारी मिलती है कि 1182 ईस्वी के कुछ वर्षों बाद भी परमार्दी देव चंदेल का नाम है। इनकी उपाधियों की जानकारी मिलती है, इनको उपाधियां मिलना, जैसे एक तो है 1195 ईस्वी का शिलालेख, बटेश्वर शिलालेख, जिसमें यह लिखा हुआ है कि परमार्दी देव चंदेल के अधीन आने वाले जो सामंत राजा हैं वो हमेशा उनके आगे सिर झुकाकर रहते थे। लेकिन कौन कौन से राजा हैं इनकी जानकारी उसमें नहीं लिखी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। केवल ध्यान इस बात पर देना है कि 1195 के शिलालेख में अगर इस प्रकार की जानकारी है तो इसका मतलब 1182 के उस तुमुल युद्ध के बाद में परमार्दी देव चंदेल ने आत्महत्या नहीं की होगी, वरना उस 1195 के शिलालेख में जानकारी नहीं मिलती। इसके अलावा 1201 ईस्वी का भी एक शिलालेख है, कलिंजर का शिलालेख, वहां पर भी परमार्दी देव चंदेल की जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब ये 1182 के बाद भी थे और उस क्षेत्र से रिलेटेड इनको कुछ उपाधियां मिली हुई हैं, तो इसका मतलब उस क्षेत्र पर इन्होंने पुनः अपना अधिकार कर लिया। तो 1182 में जब पृथ्वीराज चौहान ने ये जो युद्ध किया था और इस पर महोबा पर अपना अधिकार कर लिया था और अपने एक व्यक्ति पंजुन राय या पंजवन राय को यहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, तो कुछ समय के लिए ही पृथ्वीराज चौहान का इस क्षेत्र पर अधिकार रहा होगा, क्योंकि बाद में फिर से चंदेलों ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र करा दिया था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने अपने एक व्यक्ति पंजवन राय या पंजुन राय को महोबा का जो प्रशासक नियुक्त किया था, वो पंजवन राय आमेर रियासत के शासक हुआ करते थे। लेकिन उसमें भी दिक्कत है कुछ, अब वही पंजवन राय थे या दूसरे पंजवन राय थे, क्योंकि यहां के जो लोकल सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि पंजवन राय का जो समय है वो 1074 से 1090-95 ईस्वी के आसपास का है। तो इसका मतलब अगर यहाँ के लोकल सोर्सेज की माने तब तो पंजवन राय का जो शासनकाल है आमेर पर, वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल से लगभग 100 साल पहले का था। तो हो सकता है फिर ये कोई दूसरे पंजवन राय रहे होंगे। खैर, वापस विषय पर आइए। चर्चा हमको ये करनी है कि यहां पर ये जो युद्ध हुआ, जिसमें महोबा के दो सेना नायकों आला और उदल, जिनको ये पता था सामने मृत्यु भी लगभग निश्चित है और पराजय भी लगभग निश्चित है, जिन्होंने युद्ध से पहले उदल के द्वारा अपने राजा परमार्दी देव चंदेल को यह समझाया गया था कि महाराज युद्ध मत करो, घायल सैनिकों पर अटैक करना ठीक नहीं है, पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। लेकिन परमार्दी देव चंदेल अपने बहनोई के बहकावे में रहे और बहनोई जो दुर्भावना रखता था। बात करनी है हमको। सबसे पहला सवाल यह है कि पृथ्वीराज चौहान और महोबा के मध्य, परमार्दी देव चंदेल के मध्य में युद्ध क्यों हुआ, युद्ध का कारण क्या था? दो एंगल से विचार करना। एक एंगल है ऐतिहासिक, एक जैसा कथाओं में, मान्यताओं में, गाथाओं में जैसा देखने को मिलता है। पहला ऐतिहासिक एंगल आपको बताऊंगा। जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक बने 1177 ईस्वी में, लगभग एक वर्ष बाद 1178 ईस्वी में उन्होंने राज्य की बागडोर अब स्वयं अपने हाथों में ले ली। तो अब सबसे पहले तो उनको गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड के साथ में युद्ध लड़ना था, क्योंकि भीम सेकंड ने उनके पिता की हत्या की थी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध का कारण अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे एक कारण तो यह कि भीम सेकंड ने उनके पिता की हत्या की, दूसरा पृथ्वीराज रासो ही ऐसा बताता है। एक कारण तो यह बताता है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, चंद बरदाई, जिनके द्वारा लिखा गया था, पृथ्वी भट्ट जिनका नाम था, जिनको चंद बरदाई बोलते हैं, उनके द्वारा लिखा गया था। एक तो यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे कान्हा,
कान्हा के द्वारा भीम सेकंड के चचेरे भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए भीम सेकंड ने इसका बदला लेने के लिए अजमेर पर अटैक किया और सोमेश्वर चौहान को मार डाला। एक कारण यह बताया जाता है। एक कारण यह बताया जाता है कि आबू के जो शासक थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आबू के एक शासक थे, उनकी पुत्री थी इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी के विवाह को लेकर पृथ्वीराज चौहान और भीम सेकंड के मध्य विवाद हुआ और इसलिए युद्ध हो गया। और तीसरा कारण यह है कि दोनों ही राज्यों की सीमाएं, यह सबसे इंपॉर्टेंट समझना, दोनों ही राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती थी, इसीलिए दोनों के मध्य में यह युद्ध हुआ और फाइनली पृथ्वीराज चौहान और भीम चालुक्य के मध्य समझौता हो गया। जगदेव प्रतिहार जो भीम चालुक्य के सेनापति थे, उनकी मध्यस्थता से दोनों के मध्य समझौता हो गया। मैं आपका ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि यहां पर जैसे पृथ्वीराज चौहान का भीम चालुक्य के साथ में विवाद हुआ सीमा को लेकर, राज्य विस्तार को लेकर, उसी प्रकार का अब विवाद कन्नौज के जयचंद घेड़वाल के साथ में होगा और उसी प्रकार का विवाद महोबा के परमार्दी देव चंदेल के साथ में होगा। मतलब ऐतिहासिक एंगल यह कहता है कि राज्य विस्तार को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, राज्य विस्तार के कारण ही दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ। थोड़ा सा कन्नौज की तरफ चलते हैं। कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल परमार्दी देव चंदेल को सपोर्ट करते थे, जैसा हम आगे भी देखते हैं, अभी देखेंगे। जब ये तुमुल का युद्ध हुआ तो जयचंद घेड़वाल अपने 2 पुत्रों को भेजेंगे और उनके साथ में कुछ सेना भी भेजेंगे पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, महोबा राज्य के लिए। तो जयचंद घेड़वाल परमार्दी देव चंदेल को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कारण एक, राज्य विस्तार। जयचंद घेड़वाल भी अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं, दिल्ली पर अधिकार करना है, एक कारण ये। दूसरा कारण, जयचंद घेड़वाल की पुत्री संयोगिता, जो एक पॉपुलर कारण बताया जाता है कि संयोगिता के विवाह को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसके कारण जयचंद घेड़वाल दुश्मन हो गए थे पृथ्वीराज चौहान के, और दुश्मन हो गए थे इसीलिए पृथ्वीराज चौहान के विरोध में एक अलायंस बनाने के लिए, गुट बनाने के लिए उन्होंने परमार्दी देव चंदेल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जयचंद घेड़वाल ने। हालांकि संयोगिता वाली जो कहानी है, ये कितनी सही है गलत है, इसको लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ इतिहासकार हैं, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, इसके अलावा अबुल फजल जो अकबर, मुगल बादशाह अकबर से रिलेटेड हैं, इसके अलावा चंद बरदाई, ये कहते हैं कि हाँ ये कहानी सही है। और कुछ इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रेऊ त्रिपाठी, ये कहते हैं कि नहीं, संयोगिता वाली जो कहानी है वो सही नहीं है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद घेड़वाल के मध्य जो युद्ध का कारण है वो सीमा विस्तार ही है, राज्य का विस्तार है। तो बात समझ में आ रही है कि अपने राज्य का विस्तार करने को लेकर यह विवाद उत्पन्न हो रहा है और उसी के कारण संभवतः पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल के मध्य में यह युद्ध हुआ। अब एक घटना पर आप अपना ध्यान करना, बात है 1182 ईस्वी की, उसी साल की जिस साल में पृथ्वीराज चौहान का परमार्दी देव चंदेल के साथ में युद्ध हुआ। क्या हुआ था 1182 ईस्वी में? एक जनजाति है भंडाणक जनजाति, जो पहले सतलज के क्षेत्र के आसपास में रहती थी। सतलज के क्षेत्र से आकर वो आई हरियाणा की ओर, गुड़गांव और हिसार वाले क्षेत्र में, वर्तमान जो गुड़गांव और हिसार वाला क्षेत्र है। पृथ्वीराज चौहान से पहले के जो शासक थे अजमेर के, जिसमें एक शासक थे विग्रहराज फोर्थ, उन्होंने इन भंडाणकों के दमन का प्रयास किया था। कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली थी, लेकिन पूर्ण रूप से भंडाणकों का दमन वो नहीं कर पाए थे। अब जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में वो शासक बने थे, तो भंडाणकों को भी अपना विस्तार करने में एक अनुकूल अवसर लगा कि 11 वर्ष का बालक वहां पर बैठा है अजमेर में। इसके अलावा एक महिला पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका बनकर शासन कर रही है, तो एक अच्छा अवसर है। और भंडाणकों ने हिसार और गुड़गांव से आगे बढ़कर चौहानों का जो राज्य था, जिसमें आपका अलवर, भरतपुर और मथुरा वाला, ये वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में आकर लूटपाट करनी शुरू की, डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू किया। तो पृथ्वीराज चौहान के लिए यह आवश्यक हो गया कि इन भंडाणकों का पूर्ण रूप से दमन कर दिया जाए। और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने भंडाणकों का पूरे तरीके से दमन कर दिया। अब जब भंडाणकों को यहां से साफ कर दिया, तो पृथ्वीराज चौहान की जो सीमाएं हैं वो किससे जाकर मिल गई? उस जेजाक मुक्ति वाले क्षेत्र से, उस बुंदेलखंड वाले रीजन से, जिसकी राजधानी हुआ करती थी महोबा, जहां के शासक थे चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल। अब दोनों की सीमाएं जब टकरा रही हैं, तो दोनों के मध्य युद्ध होना लगभग निश्चित हो गया। एक कारण और यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के कुछ घायल सैनिक थे, वो या तो दिल्ली की ओर जा रहे थे या दिल्ली से लौट रहे थे अजमेर की ओर।
और वो महोबा के पास से निकले। परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के उन घायल सैनिकों को मरवा दिया। पृथ्वीराज चौहान इस बात से नाराज हुए कि कोई मेरे सैनिकों को कैसे मरवा सकता है। उनकी शक्ति भी बड़ी थी, राज्य भी बड़ा था। एक कारण यह है कि जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अटैक किया। अब दूसरे एंगल पर विचार करो। दूसरा जो एंगल है वो गाथा, कहानियां, किस्से जैसा बताया जाता है। तो सुनना दूसरा कारण क्या है। दूसरा यह है कि पृथ्वीराज चौहान विवाह करके दिल्ली की ओर लौट रहे थे, जैसा गाथाओं में। अब मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। कोई शासक थे पद्मसेन, उनकी पुत्री से विवाह किया, विवाह करके दिल्ली की ओर लौट रहे थे। रास्ते में तुर्कों के साथ में उनकी झड़प हुई, जिसकी वजह से कुछ सैनिक घायल हो गए। वो घायल सैनिक दिल्ली की ओर जाने की बजाय अपना रास्ता भटक गए, भटककर महोबा की ओर चले गए। और महोबा में वहां का जो एक गार्डन था, उस गार्डन में उन्होंने अपना एक शिविर लगा लिया। गार्डन का जो रक्षक था, गार्डन मतलब बाग, बाग है नहीं, बाग जैसे गमला। तो वहां का जो रक्षक था उसने कहा कि आप यहां कैंप नहीं लगा सकते, कैंप हटा लो, तुम्हारे तंबू उखाड़ लो और तुरंत यहां से चल दो। उन घायल सैनिकों ने वहां के रक्षक को मार डाला। परमार्दी देव चंदेल ने अपनी एक छोटी सी सेना भेजी, मतलब कुछ थोड़े बहुत सैनिक भेजे, और ये कहा कि जाओ और उन सैनिकों को मार दो, उन सैनिकों की हत्या कर दो। अब वो छोटी सी सेना गई, वो पराजित होकर वहां से वापस लौट कर आ गई। तो परमार्दी देव चंदेल ने अपने सेनानायक उदल से यह कहा, ध्यान रखना ये दो व्यक्ति, आला और उदल। आला दोनों भाई हैं, आला बड़े हैं उम्र में, उदल छोटे हैं उम्र में। तो उदल को यह कहा कि उदल आप जाइए और उन सैनिकों को उनकी हत्या करनी है। उदल ने कहा कि महाराज वो सैनिक घायल हैं, और घायल सैनिकों पर वो भूल से आए होंगे, भटक कर आए होंगे, घायल सैनिक हैं, हमारी शरण में हैं, घायल सैनिकों पर हमला करना नैतिकता नहीं है। और दूसरा, आप इस एंगल से भी विचार करो कि वो पृथ्वीराज चौहान के सैनिक हैं और पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी परमार्दी देव चंदेल ने कहा कि आप जाओ। परमार्दी देव चंदेल का उदल और आला से मनमुटाव हो गया। क्यों? क्योंकि परमार्दी देव चंदेल के जो बहनोई थे, ऐसा बताया जाता है उस गाथा में कि बहनोई के बहकावे में आकर वहां पर राजनीतिक षड्यंत्र होने लगे, और जैसा वो कहते बहनोई वैसा ही परमार्दी देव चंदेल ने करना शुरू कर दिया। और बहनोई मन से ये चाहता था कि इस राज्य का अंत हो जाए, क्योंकि बहनोई के मन में दुर्भावना थी। ठीक उसी प्रकार से जैसा महाभारत काल में हम देखते हैं कि शकुनी मामा बहुत प्रसिद्ध किरदार है। शकुनी मामा ने इस पूरे महाभारत का युद्ध करवा दिया। वो जो जुआ खेला गया था, द्यूत क्रीड़ा की गई थी, वो पूरा सारा आडंबर किसका था? शकुनी मामा का था। शकुनी मामा ये कभी नहीं चाहता था, जो कांधार का था, कांधार का राजा था, जिसको आज हम कंधार बोलते हैं, जो अफगानिस्तान में है। तो महाभारत काल में जो भीष्म पितामह जिनको हम कहते हैं, जिनका नाम देवव्रत था, उन्होंने धृतराष्ट्र के विवाह के लिए कंधार पर अटैक कर दिया था। और कंधार की जो राजकुमारी थी गांधारी, उन गांधारी का विवाह हो गया था धृतराष्ट्र के साथ में। शकुनी इस बात को लेकर नाखुश था कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ में, अंधे व्यक्ति के साथ में मेरी बहन का विवाह क्यों कराया गया। क्योंकि गांधारी ने भी अपने पति के कारण, कि मेरे पति नहीं देख सकते, उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी जीवन भर कि मैं भी कभी भी नहीं देखूंगी। और इस बात से शकुनी बहुत नाखुश था, और शकुनी ने मन ही मन ये ठान लिया था कि इस राज्य का अंत करके ही मानूंगा। तो उसी प्रकार से परमार्दी देव चंदेल का जो बहनोई था, उसके बहकावे में आकर वहां पर राजनीतिक षड्यंत्र होने लगे। उसकी वजह से आला और उदल का परमार्दी देव चंदेल के साथ में मनमुटाव हुआ, और दोनों महोबा राज्य को छोड़कर जयचंद गहड़वाल के पास में चले गए, वहां पर रहने लगे। बहनोई साहब ने एक पत्र लिखा, किसको? पृथ्वीराज चौहान को, और ये कहा, आ जाओ, आला और उदल दोनों राज्य को छोड़कर जा चुके हैं, रास्ता बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल साफ है, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, अटैक कर दो। तो जैसा इस गाथा से जैसी चर्चा है, पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया 1182 का। और इस अटैक से पहले, महोबा पर अटैक करने से पहले कलिंजर पर अटैक किया। कलिंजर का जो किला है वहां मलखान सिंह को नियुक्त किया हुआ था, जो आला और उदल के चचेरे भाई थे। मलखान सिंह मारे गए। कलिंजर के उस किले पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया। वो आगे बढ़े, बेतवा नदी के किनारे कैंप लगाया। अब एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना और दूसरी तरफ छोटा सा मुट्ठी भर महोबा राज्य, उस समय छोटा सा। अब उस समय आला और उदल भी नहीं। आला और उदल की आवश्यकता महोबा को परमार्दी देव चंदेल ने कहा कि आओ, देश की रक्षा करो, राज्य को बचाओ। लेकिन आला और उदल उस समय नहीं आना चाहते थे। आला और उदल की माता श्री निकल कर आई, और माता जी ने कहा कि पुत्रों, आज तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे देश को, तुम्हारी माटी को तुम्हारी आवश्यकता है।
और अगर आज तुम नहीं गए अपने देश को बचाने के लिए तो भविष्य को क्या मुंह दिखाओगे। आला और उदल आए, उनको यह पता था कि वो सामने पृथ्वीराज चौहान से भिड़ रहे हैं। उनको यह पता था उनकी सेना छोटी सी है, पृथ्वीराज चौहान की सेना बड़ी है और इस युद्ध में मृत्यु लगभग निश्चित है, हार लगभग निश्चित है। उसके बावजूद वो वहां पर आए और लड़ते 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 अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हालांकि एक सोर्स है आला खंड। आला खंड में यह लिखा हुआ है कि इसमें उदल की मृत्यु हो गई थी और उदल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान पर आला ने अटैक किया और अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को प्राण बख्श दिए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हिस्टोरिकल सोर्स ये कहते हैं कि यहां पर दोनों की, आला और उदल की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान का महोबा पर अधिकार हो गया था। महोबा पर अधिकार होने के बाद उन्होंने अपने एक व्यक्ति पंजुन राय या पंजवन राय को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अब गाथाएं आगे ये कहती हैं कि परमार्दी देव चंदेल को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान उनको अपने साथ में दिल्ली लेकर जा रहे थे। परमार्दी देव चंदेल के ही एक पुत्र थे इंदल कुमार, जिन्होंने रास्ते में अटैक किया एक सेना लेकर और उनको छुड़ा लिया। और छुड़ाने के बाद परमार्दी देव चंदेल ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे, क्योंकि उनको आत्मगिलानी हुई, इससे जो पराजय हुई मिली थी उस पराजय से, और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि कुछ सोर्स हैं, भले ही बटेश्वर का शिलालेख 1195 ईस्वी का या 1201 ईस्वी का जो शिलालेख है, कलिंजर का शिलालेख, वहां पर भी इनकी जानकारी मिलती है, परमार्दी देव चंदेल की उपाधियों की जानकारी मिलती है इनसे रिलेटेड। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि उस क्षेत्र पर इनका पुनः अधिकार हो गया था। कुछ समय के लिए पृथ्वीराज चौहान का उस क्षेत्र पर अधिकार रहा होगा और इनकी मृत्यु आगे चलकर हुई जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर अटैक किया था, तो आगे भी इनका वहां पर अधिकार रहा। लेकिन यहां पर आला और उदल ये दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जो निश्चित ही आज भी उनकी चर्चा हो रही है, जबकि लगभग 800 वर्षों का इतिहास निकल चुका, समय निकल चुका। विजय पृथ्वीराज चौहान को भले ही मिली हो इस युद्ध में, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा चर्चा आला और उदल की। और बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप जाइए, वहां के जितने लोकगीत हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, आला और उदल का नाम आप वहां पर किसी बच्चे से पूछ लीजिए। लेकिन ये तो विडंबना है कि इतिहासकारों ने ऐसे योद्धाओं को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया, जबकि कौन हारा कौन जीता यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको पता है आपके सामने हार निश्चित है और उसके बावजूद आप जीत के लिए प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। विद्यार्थी जीवन में भी इस बात से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं कि भले ही 1 2 3 4 5 कितने ही असफल प्रयास रहे हो, लेकिन आला उदल को अगर देखें, उनका जीवन परिचय अगर देखें, तो वहां से प्रेरणा ले सकते हैं कि कितनी भी असफलताएं हाथ में मिली, अगर असफलता भी सामने है, उनको तो ये पता था निश्चित तौर पर असफलता है, उसके बावजूद उन्होंने प्रयास किया, तो हम प्रयास क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू। जय हिंद।